अस्सलाम वालेकुम। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने तेहरान और इस्फ़हान में ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ नए हमलों की बड़े पैमाने पर लहर शुरू कर दी है। इसराइली फ़ौज ने इस खबर का ऐलान एक्स नेटवर्क पर अपने फ़ारसी ज़ुबान के अकाउंट पर किया। इन नए हमलों का ऐलान ऐसे वक्त किया जा रहा है जब तेहरान में गुज़श्ता रात शदीद बम धमाके हुए और दारुल हुकूमत के मगरिब में वाक़े मेहराबाद एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई थी। इसराइली फ़ौज ने इससे कबल एक ऑपरेशन की तकमील का ऐलान किया था जिसमें इसके बकौल 80 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने तेहरान और वस्ती ईरान में इस्लामी जमहूरी हुकूमत के फ़ौजी ढांचे को निशाना बनाया था। ईरान अमरीका और इसराइल के साथ जंग के दौरान उर्दन, सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में कम अज़ कम 6 अमरीकी रडार सिस्टम तबाह कर चुका है। ये रडार सिस्टम्स अमरीका के थर्ड मिसाइल से मुंसलिक थे जो ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर रहे थे। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाले हर रडार सिस्टम की कीमत $1 अरब है। ईरान ने जंग में ये बड़ी कामयाबी अपने $20,000 के शाहिद ड्रोन और मिसाइल से हासिल की है। इन रडार सिस्टम्स की तबाही के बाद अमरीकी अड्डों का ईरानी मिसाइलों के खिलाफ खुदकार दिफाई निज़ाम शदीद कमज़ोर हुआ है। ये रडार सिस्टम्स फौरी तौर पर तब्दील भी नहीं किए जा सकते क्योंकि इनकी तैयारी और तनसीब तवील मुद्दत का तकाजा करते हैं। पाकिस्तान के कमांडर डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वजीर दिफा खालिद बिन सलमान आल सऊद से रियाज में कल मुलाकात की है। इस मुलाकात में ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमलों के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क में बात हुई। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहदे की रोशनी में ईरान से हमले रोकने पर बातचीत की गई। इस मुलाकात में उम्मीद जाहिर की गई है कि ईरान बरादर मुल्कों पर मजीद हमले नहीं करेगा। सऊदी वजीर दिफा ने इस मुलाकात के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा है कि हमने ईरानी हमलों को रोकने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान अक्ल से काम लेते हुए हालात को दुरुस्त तौर पर समझने की कोशिश करेगा। इस वक्त सऊदी अरब अगरचे ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दे रहा, लेकिन सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद के लिए इसरार करता है तो पाकिस्तान की फ़िलहाल गैर जानिबदाराना पोजीशन यकायक बदल सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे पर भी हमला तस्वुर होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने उन तमाम पड़ोसी मुल्कों से माजरत की है जिन पर ईरान ने मिसाइल या ड्रोन से हमले किए थे। उन्होंने ईरानी अफवाज को भी खलीजी ममालिक पर हमले करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी मुल्क से ईरान पर हमला नहीं होता तो ईरान भी उस पर हमला नहीं करेगा। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर के इस बयान के चंद घंटों बाद ही कतर पर ईरान की तरफ से हमला हुआ है। ईरानी सदर के इस बयान से पहले खलीजी मुल्कों और यूरोप के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक इजलास ब्रसल्स में हुआ था जिसमें यूरोपीय मुल्कों ने खलीजी मुल्कों की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा था कि ईरान को खलीजी मुल्कों पर हमलों से बाज रहना चाहिए। ईरानी सदर की माजरत और मजीद हमले न करने के बयान को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि ईरान यूरोप और खलीज के मुल्कों को इस जंग में गैर जानिबदार रखना चाहता है। अमरीका ने अपना बड़ा बमबार तैयारा B-1 लांसर भी ईरान के साथ जंग में उतार दिया है। यह तैयारा 1500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह जहाज़ इतना बड़ा है कि एक वक्त में 34 टन गोला बारूद हदफ तक ले जा सकता है। इसमें बैक वक्त 24 क्रूज मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। यह तैयारा इराक, अफगानिस्तान और शाम में भी इस्तेमाल हो चुका है। यह तैयारा 146 फीट लंबा है और इसके परों का फैलाव 137 फीट है। यह तैयारा अमेरिका से बरतानिया पहुंच चुका है और इम्कान यही है कि बरतानिया से उड़कर ही ईरान में कार्रवाइयां करेगा। ईरान और बरतानिया के दरमियान 4,500 किलोमीटर का फासला आम कमर्शियल जहाज़ 5 से 6 घंटे में तय करता है, जबकि B-1 लांसर यही सफ़र इससे आधे वक्त में कर सकता है। आम रडार सिस्टम इस तैयारे की निशानदेही नहीं कर सकता। यह जहाज़ 4 रुकनी अमले के साथ चलाया जाता है। अमेरिका और इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों में कमी आ रही है। मगरबी एजेंसियों के आदाद शुमार के मुताबिक जंग के पहले दिन के मुकाबले में ईरानी मिसाइल हमले 83% और ड्रोन हमले 73% कम हुए हैं। हमलों की इन कमी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान का असला खाना इसका साथ छोड़ रहा है।
اس کے برعکس ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس جنگ کو طول دینے کے لیے اتنے ہتھیار ہیں جو امریکہ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ ایران کا یہ بیان امریکی صدر کے اس بیان کے جواب میں آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس اسلحے کا لامتناہی ذخیرہ ہے۔ ان دونوں ممالک کے بیانات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کم از کم وہ اسلحہ جو مشرق وسطیٰ میں موجود تھا تیزی سے کم ہوا ہے۔ ایرانی حکمت عملی کی وجہ سے خلیج میں لگائے گئے میزائل ڈیفنس سسٹم میں موجود میزائل ختم ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے ایک میزائل کی قیمت $40 لاکھ ہے اور امریکہ کی انہیں بنانے کی صلاحیت 700 میزائل سالانہ ہے۔ امریکی فوج اگرچہ دنیا کی طاقتور ترین فوج سمجھی جاتی ہے، مگر اس کا انحصار مہنگے گائیڈڈ میزائلوں پر ہے جو فوری طور پر تیار نہیں کیے جا سکتے۔ اب امریکہ کی طرف سے جہازوں کے ذریعے بمباری کا آغاز ہوا ہے جو میزائلوں کی نسبت سستا کام ہے۔ اس جنگ میں ایران کا اہم ترین ہتھیار ڈرون شاہد 136 ہے جو 2000 کلومیٹر دور تک جا سکتا ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں ایسے ڈرونز موجود ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران اپنے اہداف کی فہرست مختصر کرتا چلا جا رہا ہے اور اب اس کی کارروائیاں اسرائیل پر مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حکمت عملی سے ایران جنگ کو ہر ممکن حد تک طول دینا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں غیر ملکی تیل کمپنیوں نے عراق میں آئل فیلڈ سے اپنے عملے کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کی جانب سے جمع کی گئی فوٹیج میں عملے کو صفوان کی سرحد سے گزر کر کویت جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ امریکی آئل فرم ہالیبرٹن کے ایک سیکیورٹی گارڈ نے روئٹرز کو بتایا کہ عراق میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر غیر ملکی عملہ کویت کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور وہاں سے وہ دیکھیں گے کہ وہ کہاں جائیں گے۔ ایک اور امریکی آئل فرم HKN انرجی نے عراق میں غیر قانونی گروہوں کے حملے کی رپورٹس کے بعد جمعے کو عراقی کردستان میں ایک سائٹ پر پیداوار روک دی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران فضائی ڈرونز کے بعد ایسے روبوٹس کا استعمال بھی ہونے لگا ہے جو کلاشنکوف یا اسی طرح کے ہلکے ہتھیار سے دشمن فوج کے سپاہیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ روبوٹس انسانی شکل کے نہیں بلکہ چھوٹی گاڑیاں ہیں جن پر ہتھیار نصب کیے گئے ہیں۔ یہ روبوٹس یوکرین نے تیار کیے ہیں اور اپنی پیدل فوج یعنی انفینٹری میں بریگیڈ کی سطح پر ان کی بٹالینز بنا دی ہیں۔ ان روبوٹس کے بارے میں سرکاری طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکمل خود مختار نہیں، یعنی یہ از خود گولی نہیں چلاتے، لیکن ان میں اپنے طور پر ہدف کا نشانہ لے کر اسے گولی مارنے کے قابل بآسانی بنایا جا سکتا ہے۔ ان روبوٹس کے ذریعے ایسی خطرناک جگہوں تک بھی پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے جہاں انسانی فوجی اپنی جان جانے کے خوف کے باعث نہیں پہنچ سکتا۔ 2 مہینے پہلے یوکرین کے روسی مقبوضہ علاقے میں ایسے ہی ایک روبوٹ کے سامنے 2 روسی فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو بچایا تھا۔ روس بھی اسی طرح کے زمینی ڈرون یوکرین کے خلاف استعمال کر رہا ہے جو ہدف پر حملہ کر کے خود کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس جلد ہی ایسے روبوٹس میدان جنگ میں اتارنے والا ہے جو بڑی مشین گن بھی اپنے ساتھ لے جا کر اسے دشمن کے خلاف استعمال کر سکیں گے۔ ایران جس نے ڈرونز ٹیکنالوجی میں غیر معمولی مہارت پیدا کر لی ہے، بعض رپورٹس کے مطابق ایسی کشتیاں اور گاڑیاں بھی اپنے اسلحہ خانے میں رکھتا ہے جو ریموٹ یا کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے دشمن پر حملہ کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔